जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य में जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा आज यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का, यानी प्राइमरी का 1 से 5 तक की। आज हम इस सेट को सॉल्व करेंगे। आज 2015 यानी 2015 के जितने जो सेट हुआ है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 2015 कब हुआ था पेपर, देखिए इसका एग्जाम का इसका डेट क्या है इसमें देखिए। परीक्षा तिथि है 2 फरवरी 2016। फरवरी यानी 2016 में पेपर कंडक्ट कराया गया। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य में जबरदस्त, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, हम इधर उधर बातें ना करेंगे ज़्यादा और मेन मुद्दे पर आएंगे, अपने अच्छे तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और अच्छे तरीके से हम लोग, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इस तरीके से आप लोग शेयर करते रहें और सपोर्ट करें। हम अच्छे तरीके एक्सप्लेन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स यानी शॉर्ट वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट को भी देखते जाएंगे। आप कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, ठीक। तो चलिए, हम इधर उधर बातें ना करेंगे ज़्यादा और मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने अच्छे तरीके से जो हमारा टारगेट है 30 में 30 लाने का, अच्छा खासा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छे एक्सप्लेन के साथ में अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करा है, पहला क्वेश्चन करा है इसमें कि वह मापनी जिसमें जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी परम शून्य भी हो हो कहलाती है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी और तीसरे यानी सी है अंतराल मापनी और चौथे में डी ऑप्शन है अनुपात मापनी। आपका ऑप्शन जो होगा 4 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही करेक्ट होगा। देखिए एक्सप्लेन को देखते चलेंगे, यानी कि इसके एक्सप्लेन हम देखते हैं। मापन के उद्देश्य रूप में 4 स्तर या प्रकार होते हैं। अब देखिए मापन से क्वेश्चन बनता है, ठीक। पहला कौन से, शाब्दिक या नामित मापन। अब देखिए शाब्दिक और नामित दोनों एक ही नाम है, आप कंफ्यूजन नहीं होना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश जो नाम होते हैं इंग्लिश वर्ड में उससे अच्छा खासा तो उसमें दोनों लैंग्वेज होता है ना। तो हिंदी वाले में अगर कंफ्यूज हो रही है नामिक और शाब्दिक, तो आप इंग्लिश वाले से अच्छे तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं। पहले नंबर तक पूछेगा आपसे कि मापन मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार। कौन कौन से, शाब्दिक या नामिक, दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी और चौथा है अनुपात मापनी। अभी इसका शॉर्ट वीडियो हम लाएंगे, आप लोगों को अच्छा अगर रिस्पॉन्स रहा तो मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो लाऊंगी ताकि आप लोगों का अच्छा रिवीजन। चलिए, अनुपात मापनी मापन का वह प्रक्रिया है जिसमें अंतराल मापनी के ये समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। और जो मापन का टॉपिक हम लोग अच्छे तरीके देखेंगे तो उसमें और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण आंतरिकरण होता है। फ्राइड के अनुसार कौन सा, इदम, पराहम, अहम। एक मिनट थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें। चलिए सही है। तो इदम, अहम, पराहम और परिस्थितियों। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही है, पराहम, ठीक। अब इसमें देखिए क्या थोड़ा समझते हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन यानी खोज किसने किया था, आप बताएंगे सिगमंड फ्राइड साहब ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इनका जो सिद्धांत, इसको समझते चलेंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत 2 प्रकार के मुख्य रूप से, कौन कौन से, चेतन और अर्धचेतन। वह अचेतन व अहम, करे कि इदम, अहम व परा पराहम माने जाते हैं, ठीक। और आगे हम देखेंगे, फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम एवं हम यानी पराहम, इन 3 तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। इनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो करते हैं तो समन्वय स्थापित कर लेते हैं, ठीक। देखिए कार्य करते हैं तो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेते हैं। फ्राइड के अनुसार यानी कि ईड यानी इदम, जो ईड है आईडी, जैसे व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि
ये प्राहम जो होता है सुपर ईगो जो होता है सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। और ईगो जो होता है जो होता है ईगो, इन दोनों के मध्य यानी इसके बीच में अंतः क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल धरातल पर बैठाने का प्रयास करता है। तो प्राहम समाज कह रहे कि प्राहम जो है सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि व्यवहारवादी देश ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। किसने कहा था? और हम लोग समझते हैं ऑप्शन के अनुसार फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन और वो होलजिंगर ने। अब देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, वाटसन महोदय ने कहा था। अब इसका एक्सप्लेन हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। वाटसन महोदय ने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन दिया है, इसको समझते चलेंगे। वाटसन ने कह रहे कि वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाटसन महोदय कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आप आंसर देंगे अमेरिका के थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान में अग्रणी थे, मतलब आगे थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। इनका मुख्य कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कर रहा है कि ध्यान, यानी कि कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षित होने देश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। अब देखिए कहने मतलब ध्यान आकर केंद्रित होता है किसी चीज को देख करके। कह रहे कि उद्दीपन की तीव्रता जब किसी प्रति, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अब देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग एक्सप्लेन को। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अगर किसी चीज की अगर इच्छा आप चाहते हैं, मतलब चाहने की इच्छा रखते हैं, आप कितना हो अपने आप कंट्रोल करेंगे, आपकी ध्यान वहां पर आकर्षित हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि 5वां क्वेश्चन, देश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है कौन सा? यानी कौन सी कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। इसमें जो आपकी छात्रों के उत्पन्न जो करती प्रेरणा, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। अब प्रेरणा देखिए, प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। और इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला किसने कहा था? तो आप ऑप्शन आपका जवाब होगा थॉमसन महोदय ने दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग अच्छे तरीके एक्सप्लेन जब देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांस। ठीक, तो प्रीवियस कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ये तो आप देखकर ही पता लगा चुके होंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रायड के अनुसार, यानी फ्रायड के कौन सी परिभाषा सही है इसमें देखिए। ग्रहण किए या पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय उत्पन्न करने पर, किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा ऑप्शन कर रहा है सी ऑप्शन, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिए जाते हैं। विस्मृति मतलब भूलना, यानी विस्मृति मतलब होता है फॉरगेट यानी भूलना। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यानी फ्रायड के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। आगे हम बढ़ेंगे।
इसको अच्छे तरह देखते हैं कि इसमें क्या किस तरीके से बताया गया है। ऑप्शन सी हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन देखेंगे। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि विश्लेषणात्मक चिकित्सा के फादर कौन कहे जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया तथा उनके अनुसार मानव मानव की स्मृति यानी जो मेमोरी होती है, याद करने की शक्ति, तो मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कहा कि ये विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा मनुष्य दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर देता है। जिससे कोई भी चीज आप अगर जब तक भूलेंगे नहीं, जैसे देखिए भूलना और याद करना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू में। आप अगर जो नया चीज आपको सीखना है तो पुराना आपको भूलना पड़ेगा। इसी तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने अच्छे तरीके से अपने अपने भाषा में अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया। एग्जाम इस एक्सप्लेन को ही देखकर आप पता कर सकते कितना अच्छा लगता होगा। इसकी भी पढ़ने थ्योरी पढ़ेंगे कितना अच्छा लगता होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है। देखिए आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि SOR करें कि SOR जिसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। SOR अब देखिए किसके द्वारा? पहला है वाटसन, ऑप्शन ए वाटसन, बी है हुक्का और सी है कोहलर और डी आपका है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी होगा। डी आपका करेक्ट होगा। अब देखिए डी को हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, अच्छी तरह की व्याख्या करते चलेंगे। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण उत्तेजना प्रक्रिया के विचारों को अधिक सरल बनाता है। ये SOR विवरण में ओ तरह की व्याख्या करते हैं। यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को दर्शाता है। गेस्टाल्टवादी बताते हैं कि किसी वस्तु का अर्थ न केवल उत्तेजना और प्रक्रिया का परिणाम है बल्कि अपने पर्यावरण को समझने में ओ की सक्रिय भूमिका निभाता है। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो यहाँ आगे हम बढ़ेंगे। इतना आप देखिए एक्सप्लेन से आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है कौन सी? अवधि, रुचि, नवीनता, आकार। अब देखिए इसमें आपकी रुचि ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखते हैं कौन है भाई? सी होगा, सी होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक, सी आपका सही होगा, रुचि, इंटरेस्ट। कह रहे कि ध्यान को सी ऑप्शन को देखते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। मतलब देखिए यहाँ कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा 100% नहीं, उस काम में आप अच्छे खासा सफल हो सकते हैं। ठीक, अगर आप कोई काम में मन नहीं लगता है तो आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आप उसको मन से नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अच्छे तरीके देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। जैसे एक परिस्थिति में आपने अर्जित ज्ञान किया और दूसरे में उसका उपयोग किया, क्या कहलाता है? सीखने की विधि, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। अब देखिए एक ज्ञान को अर्जित करके दूसरे में आपने उपयोग किया तो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट होगा। स्थानांतरण किया, ट्रांसफर किया। अब देखिए एक्सप्लेन को थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कहलाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बात दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। तो दोनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। आई होप आप लोग को एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा हम लोग के पास टाइम नहीं है इतना एक्सप्लेन करने के लिए,
क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमको निपटाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। ये इसको ये देखिए, यहाँ से आपको अधिगम के बारे में अच्छे समझ में आ गया। देखिए आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसी टॉपिक से। कह रहे कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण कह रहे कि यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है और वह रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है। कह रहे कि फिर उसके पास कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसने उसका अनुभव कर लिया कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार सिम्पसन महोदय कहते हैं, देखिए कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभव का परिणाम हो और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, यह सीखना या अधिगम कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। देखिए इसमें आपको मिलेगा सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो सांख्यिकी आप पढ़े होंगे, ठीक। तो इसमें सांख्यिकी वाला भी आपको सवाल भी मिलता है इसमें। तो इसमें देखिए आपका ए कह रहा है कि ए स्तंभाकृति कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब इसको समझते चलेंगे हम लोग। सांख्यिकी वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ यानी खंभा के जैसे प्रदर्शित किया जाता है, उससे स्तंभाकृति कहते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। मतलब कि डेवलपमेंट होता है तो इसमें किस अवस्था में सबसे ज्यादा हमारे माइंड का उसका बुद्धि का विकास होता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शिशुअवस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। आपका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा सी यानी कि किशोरावस्था। कह रहे कि अधिकतम इसमें कह रहे बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन हो गए, हम लोग अभी देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किसके, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। अब देखिए बच्चा जो होता है छोटा, उसका व्यवहार किस पर आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इसमें कह रहे कि मूल प्रवृत्ति पर। शिशुअवस्था कह रहे कि शिशुअवस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शिशुअवस्था को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। अन्य नाम आपसे पूछ सकता है कि शिशुअवस्था के अन्य नाम बताइए। तो ये देखिए आपको यहाँ से कितने पॉइंट मिल रहा है। सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु व्यवहार का मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्व प्रेम की भावना आदि, ये सब इसके मूल प्रवृत्ति होते हैं। कह रहे कि वह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शिशुअवस्था को जीवन का आधार भी माना गया है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ देखिए इसी ऑप्शन में आपको कितना अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। क्वेश्चन 14 बता रहा है अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पे किया था, कोहलर। कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहे पर। इन्होंने किस पे किया था, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी आपका वनमानुष पे किया था, जिसके चिंपैंजी जो वनमानुष था उस पे किया था। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को कहा है। यह अपनी पुस्तक मेंटलिटी ऑफ ओपे ने वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे, ठीक, तो जर्मनी के। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम भी आपसे पूछ सकता है। और इन्होंने कब प्रस्तुत किया, 1925 में किया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पे किया था। ठीक,
और कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। यानी इन्होंने कहा कि कल्पना जितना, इमेजिनेशन जितना अच्छा करेगा उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे देश में उच्च होंगे। यानी कि अब देखिए कहने का मतलब बता रहा है कि आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे देश में उच्च होंगे। सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अच्छे अंक प्राप्त करने में। अब देखिए समझते हैं अच्छे तरीके से। तो सृजनशील, अब देखिए जरूरी नहीं कि उच्च बुद्धि वाला वो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो सृजनशील यानी क्रिएटिविटी होना चाहिए। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। जबकि यहाँ देखिए बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते हुए चलेंगे। जबकि जबकि हाँ, बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता है, तथा यह निश्चित नहीं हो सकता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशील भी हो सकेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? अधिगम देश में प्रभाव का नियम दिया था। किसने दिया था प्रभाव का नियम? अब देखिए जब आप 2-4 पेपर सोल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक को सब याद होता जाएगा कि किसने दिया था। तो ये ऑप्शन आप बता सकते हैं थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक, और इसमें दिया भी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके एक्सप्लेन आपको दिया है, अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट आपको समझ में हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन बता रहा है, देखिए समझते हुए चलेंगे। अब डी को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। थॉर्नडाइक ने अधिगम का सीखने का मुख्य नियम दिया है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रभाव के नियम के अनुसार इसको मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से कल बता भी दिया था अच्छे तरीके से। ये 2-3 पेपर हम लोग सोल्व कर चुके हैं, तीसरा है। अब देखिए इसमें अच्छा खासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब थोड़ा स्पीड हम लोग पकड़ेंगे क्योंकि समय हम लोग पास नहीं है, तो हम लोग अच्छे तरीके से समय को भी बचाएंगे और पेपर भी सोल्व करना हम लोगों को अच्छे तरीके से, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है तो हम लोग प्रीवियस पेपर को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देखने। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया गया है? अब थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे। अब थोड़ा हम लोग डायरेक्टली चलते हैं तार्किक विधि पर, और बाकी इन विधियों को किया गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा हम लोग चलेंगे जल्दी जल्दी। स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभव अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने या कालांतर में सीखा उसका चेतन जगत में प्रयोग करने में संबंधित है। प्रत्यावाहन विधि पहचान विधि तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है, हालांकि तथा तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन, इसमें नेगेटिव पूछा तो आपका बी आपका राइट होगा। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टाट का विकास देश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, होल्टजमैन, बैलक और मरे। अब देखिए इसे ऐसा नाम दिया है कि आप सुने नहीं होंगे, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी कि मरे नहीं। यानी कि देखिए इसको समझते चलेंगे थोड़ा सा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टाट यानी व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय शिक्षक एस ए मुरे द्वारा किया गया। अब देखिए इनका नाम मुरे है लेकिन यहाँ पे मरे कर दिया। ठीक, मुरे द्वारा टाट परीक्षण 31 कार्डों का प्रयोग किया गया। अब क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जब मुरे द्वारा ने एक कार्डों का परीक्षण किया गया, तो 31 कार्डों का परीक्षण किया गया। ठीक, और इस परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषय पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। उस कार्ड को देख करके 5 मिनट में आपको कहानी बनानी पड़ती है। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है कौन सा? पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि विषय केंद्रित, बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, और सी ऑप्शन कह रहा है क्रिया केंद्रित शिक्षा, और डी ऑप्शन कह रहा है बाल केंद्रित। ये इसमें देखिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बाल केंद्रित। कह रहे शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल भी तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम बच्चों के अनुसार माहौल नहीं बनाएंगे, बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। अब हम लोग पास यानी 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं अच्छे तरीके से। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं? अब थोड़ा समझते हुए चलेंगे। निरंतरता का सिद्धांत ये तो है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये भी है, समन्वय का सिद्धांत ये भी है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं। यानी निगेटिव पूछा है, तो पॉजिटिव वाला आपको ध्यान में होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले पेपर में आपसे पॉजिटिव पूछ दे, अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए समझते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, निगेटिव पूछा तो यानी कि नहीं होगा। वृद्धि और विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत इस प्रकार करें कि जिससे प्रक्रिया नियंत्रित होती है। कौन कौन सा? देखिए कितना दिया है। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का विकास यानी एकीकरण का सिद्धांत, इसको दो नामक जाना जाता है। व्यक्तिकता का सिद्धांत, और चौथा आपका है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं। आई होप आप लोग को इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा स्पीड हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करा है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? अब देखिए यहाँ पे ये आपको टीचिंग लर्निंग वाले से दे दिया। प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। इसमें देखिए कह रहे कि एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? तत्परता। देखिए ऑप्शन सी आपका राइट। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। जब आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे या सक्रिय होंगे तो आप आराम से सीख सकते हैं। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इसको तैयारी के नियम के नाम से भी जाना जाता है, और के तहत कार्य करने में चाहिए। जैसे देखिए थोड़ा सा समझते चलेंगे अच्छे तरीके। जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं वो ये सभी चीज ध्यान रखना चाहिए हमें। इसीलिए पेपर कराया जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से, जब आपके पास नॉलेज होगा तो बच्चों को अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ समझते हैं। शिक्षक को बालक की अभिरुचि व अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, ज्ञात से अज्ञात के। बच्चों को देखिए पढ़ाते समय आप ये करिए कि जो बच्चा जानता है पहले उसको बताइए, फिर धीरे धीरे उसको अज्ञात की तरफ ले जाइए। फिर कह रहे बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा करे पूर्व पाठ से कुछ प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करने चाहिए। देखिए पढ़ाते समय अगर पिछला वाला पाठ कंप्लीट हो गया है तो एक बार पीछे वाला उसको रिवीजन करें ताकि उनको पढ़ने का एक ललक जो होती है, रुचि, पहले इंटरेस्ट पैदा कर, फिर आगे वाले पाठ को आप पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के करने के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। किसी कार्य के करने से पहले अगर आप तत्पर हैं, तैयार है, तो समझ लीजिए वो आप जीत गए, युद्ध जीतने के बराबर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22, इसको देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से।
संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है कौन सा, समझते हुए चलेंगे। पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा प्रत्यक्षीकरण और चौथा है पृथकीकरण। आपका ऑप्शन आपका राइट होगा, आपका ऑप्शन राइट होगा सी। ठीक, इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। संप्रत्यय यानी संकल्पना निर्माण के सोपान निम्न हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथकीकरण और सामान्यीकरण। अतः संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा। अब देखिए वही पूछा है आपसे, प्रथम पूछ दिया है ना, अब आपको क्रम बाई क्रम लगाने की हो सकता है, दे दे कि पहले कौन होगा दूसरे में कौन होगा, तो प्रथम आपका पहला देखिए, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और क्रम बाई क्रम आपको लगाना है। देखिए पहला पूछा था, अब पहला आपका इसमें दिया है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण आपका ऑप्शन सी होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23 यानी कि 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय देश द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, कोलमैन, वेंडूरा, थर्नडाइक और कोहलर के द्वारा। ये जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। किसके द्वारा, वेंडूरा के द्वारा। अब थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से, ऑप्शन बी सही होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय संकल्पना अल्बर्ट वेंडूरा द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। कह रहे कि इससे पहले अनुकरण अनुकरण कहा जाता था। वेंडूरा ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। इनका सामाजिक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे कि अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी कह रहे कि ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण करते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, 24 अभी बता रहा है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान किसके हैं। तो पहला ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा अंतरदर्शन विधि, चौथा है बहिर्दर्शन विधि। अब देखिए आपका आगमन विधि राइट होगा। आगमन मतलब कि उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक, तो हमें छोटे बच्चे को पहले उदाहरण समझाइए, फिर उसके बाद नियम समझाइए। अब देखिए क्या करते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण या नियमीकरण का सोपान आगम विधि के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि आगमन विधि के द्वारा। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर इस समन्वयीकरण करने का प्रयास करता है। मतलब अनेक प्रकार के उदाहरण बताकर फिर उसे रिलेट करके समझाएगा, तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप जब प्राइमरी टीचर बनेंगे तो ये चीज गुण आपके अंदर चाहिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 25, क्वेश्चन नंबर 25 का है। क्वेश्चन नंबर 25, अवधान के आंतरिक अथवा अभी न व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। कौन है भाई, देखते समझते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, दूसरा है उद्दीपन, वस्तु, प्रवृत्ति, तीसरा है प्रकाश, ध्वनि, गंध और चौथा है पुरस्कार, दंड, उत्साह। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, इसको समझते हैं। अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ आदि ये सब होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि इसका जो थ्योरी है, जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो और विधिवत समझ में आता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। कौन है भाई, देख समझते, केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक, ऑप्शन डी राइट है, इसको समझते चलेंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार के परिवर्तन को
विश्लेषित करते हुए अध्ययन किया जाता है, अतः अलग अलग अवस्थाओं में बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 या 27, इसको समझते हैं। वह अवस्था जो जो कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वह अवस्था जो कि माता पिता 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती क्या कहलाती है? कौन सी होती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीन हेल्टर सिंड्रोम, टर्मन सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। अब इसको समझते चलेंगे। अब देखिए, यानी कि मनोविज्ञान जब पढ़ेंगे तो आपको यानी बायोलॉजी का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बायोलॉजी के बारे में अच्छा खासा इससे देखिए क्वेश्चन बन गया आप लोग को। ठीक, तो कहने मतलब कि आपको अच्छे तरीके से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और एक जीवन जीवन पर्यत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा जाने से होती है। सामान्य रूप में शिशु 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। 23 क्रोमोसोम एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। करें कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वें क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ये आनुवंशिक तरह की ए जो है आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति में धीमा कर देता है, इसको स्लो कर देता और शिशु में मंद और औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बन जाती है। आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की तरह कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? पूर्व पूर्व पारंपरिक अवस्था या पश्च पारंपरिक अवस्था और उपयुक्त से कोई नहीं। इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। इसमें बता रहे, देखिए समझ चलेंगे। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको प्राक रूढ़िगत स्तर कहते हैं। अब देखिए, ये जो हिंदी में है ना, हिंदी में दो नाम देता है, कंफ्यूज कर देता है हम लोगों को। थोड़ा सा इंग्लिश वाले को भी हमको अच्छे तरीके ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही रहता है। इंग्लिश आप आराम से याद कर सकते हैं। दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट में कभी गड़बड़ नहीं जाएगा, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। दूसरा हमारा परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर। आप मान लीजिए परंपरागत अब पढ़े, रूढ़िगत और प्राक रूढ़िगत आपने नहीं पढ़ा, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है पेपर में ये दे दे या आपको ये ना मिले। तो नोट्स भी अगर आप बनाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे तरीके से थोड़ा सा दोनों को प्राथमिकता दें। उत्तर रूढ़िगत कह रहे कि पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है। 29 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु और सिस्टम यूनिट। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। ज्यादा हम लोग क्योंकि बहुत थोड़ा सा शॉर्टेज हम लोग चलेंगे, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है भाई। 29 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन डी सही होगा? अब देखिए हमको एक्सप्लेन को ही हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन को ही हम लोग देख लेते हैं। सही क्रम है देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन, ब्लास्टोसिस्ट, ये जो आपके सही क्रम है। अब थोड़ा समझते हैं। कुछ ऐसी चीज होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है। कह रहे कि यह वह प्रक्रिया है निषेचन से संबंधित है जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू होता है। ये जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगले वाला क्वेश्चन क्या करा है? अगले क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एकदम सबसे लास्ट क्वेश्चन है 30 यानी 30 क्वेश्चन। अंतर्मुखी कह रहे कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण देश द्वारा किया जाता है। क्रेंचनर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डन द्वारा और स्प्रिंजर द्वारा। अब इसका देखिए आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, युंग द्वारा। अब देखिए इसको समझते चलेंगे।
युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि युंग कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। ये मनोविज्ञान कह रहे कि मनोविज्ञान गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। कितने वर्गों में? 3 प्रकार से किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि युंग द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है और कौन नहीं है। आपसे तीनों अगर याद है तो उसमें निगेटिव आपसे पूछ सकता है, ठीक। और कौन है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये था आप लोग का 2015 का पेपर था और आपने अच्छे तरीके से देखा। आपको यानी कि 2015 में नोटिफिकेशन आया होगा और 2016 में इसका फरवरी में पेपर हुआ था। इस सब था आपका सीबीपी। आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक। तो हम लोग अच्छे तरीके से यानी कि 30 में 30 का टारगेट करेंगे, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।